Good morning everyone and welcome to the class. We are doing this chapter, Parties and Party System in India, and from this chapter we are seeing the previous year questions. Previous year's questions. And we have discussed many questions, but some are still there which are really important questions. So we will see some questions like the question is, examine the major changes that the country witnessed at the time of the fourth general election in 1967. 1967 का जो इलेक्शन हुआ उस समय कंट्री जो है वो क्या क्या चेंजेस विटनेस कर रही थी, इससे मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन का कंटेंट सेम होगा बट क्वेश्चन इज क्वाइट, आपको लगेगा कि डिफरेंट है बट एक्चुअली घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है. जैसे एक तो हमने देखा कि मेजर चेंजेस दैट द कंट्री विटनेस्ड एट द टाइम ऑफ फोर्थ इलेक्शन. दूसरा क्वेश्चन, एग्जामिन द ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस प्रायर टू द फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ 1967. 1967 के इलेक्शन के पहले जो ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसको आपको एनालाइज करना है. Then there is another question, how did the fourth general election in India change the dynamics of Indian politics? This question is about political earthquake, जो इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्यों फोर्थ जनरल इलेक्शन को क्यों पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है. ये है उसका आंसर, चेंज द डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. ये डिफरेंट होगा, इसको नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1967 का जो इलेक्शन होता है वो किस बैकग्राउंड में इलेक्शन होता है, दैट इज द मेन थिंग. इसी से रिलेटेड एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज, व्हाई इज द डिकेड ऑफ 60s लेबल्ड एज अ डेंजरस डिकेड. ठीक है, ये ऑल इंडिया 2008 में आया है. एक और क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ईयर 1967 कंसिडर्ड एज लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री. ठीक है, एक्सप्लेन. तो इन सब जो क्वेश्चंस है इनका मोर और लेस जो आंसर है वो एक ही होगा. तो ये सारे क्वेश्चंस को हम आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन द आंसर विल बी डिस्कस. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट फर्स्ट क्वेश्चन, इसी एक ही क्वेश्चन है, वो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है. ठीक है, एग्जामिन द major changes that the country witnessed at the time of fourth general election ठीक है. ये क्वेश्चन आया है 2016 ऑल इंडिया 2016 एंड दिस इज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन. इसी में एक और क्वेश्चन है, एग्जामिन the grave examine the grave economic crisis prior to the fourth prior to the fourth general election of 1967.
ये दिल्ली में क्वेश्चन आया है, दिल्ली 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 4 मार्क्स में है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो कि 2008 का क्वेश्चन है, Why is the decade of 60s labeled as a dangerous decade? ठीक है, why is the decade of 60s labeled as a dangerous decade? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है, ऑल इंडिया 2008 का क्वेश्चन है। और ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। ये सभी जो है वो आपको 1967 के इलेक्शन के पहले की जो circumstances है, all the questions are concerned with that only, the background of the 4th general election. Moreover, what was the condition, what was the situation prevailing in the country in the 60s, and एक क्वेश्चन तो डेंजरस डिकेड कह रहा है, तो उसमें हमें सारे प्रॉब्लम्स रखने हैं, whatever problem country was facing. तो like the question is dangerous decade, या फिर examine the grave economic crisis, then major changes that the country witnessed, इसमें क्या क्या हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहला जो है 60s का जो डिकेड है, उसका जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इंडिया की इकोनॉमी पे भी और हर तरह से जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हुआ, दैट वाज इंडो चाइना वॉर एंड द डिफीट ऑफ इंडिया इन दैट वॉर। तो एक तो इंडो चाइना वॉर हो गया, देन सेकेंड हुआ डेथ ऑफ नेहरू। Not only it was death of a single prime minister, within 2 years 2 prime ministers का death हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री he also died. Then war of 1965, अगर हम 60s के पूरे डिकेड को देख रहे हैं तो 2 वॉर हुए, 62 का वॉर विथ चाइना, 65 का वॉर विथ पाकिस्तान। 2 प्राइम मिनिस्टर्स का डेथ होता है, लाल बहादुर शास्त्री एंड पंडित नेहरू फर्स्ट आप लिखेंगे 64 में मई में, एंड देन जनवरी 66 में लाल बहादुर शास्त्री का डेथ। सो बिसाइड्स दीज सिचुएशंस, दीज प्रॉब्लम्स, द इकोनॉमिक कंडीशन, ऑब्वियसली जब 2 वॉर को फेस करेगा कोई भी कंट्री विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years, वी फेस्ड 2 wars, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट होगा ही। स्पेशली इकोनॉमी में जो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट था, दैट एग्रीकल्चरल आउटपुट वाज डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली। द रीजन वाज फेलियर ऑफ मानसून, successive failure of monsoon. So many times the monsoon has failed during this period, and then there was widespread drought like condition was there. Agricultural output कम हो गया, तो जब agricultural output कम होगा तो obviously ये क्या करेगा, it will cause price rise, inflation, and inflation जब भी आएगा तो it impact badly the poor section of the society. तो वही हो रहा था, दैट वॉज हैपनिंग। एग्रीकल्चरल आउटपुट कम हुआ बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ सक्सेसिव फेलियर ऑफ द मानसून, ड्रॉप लाइक सिचुएशन वॉज प्रिवेलिंग, एंड दैट कॉज्ड reduction in agricultural production, and serious food shortage was experienced by our country, and we have to import food grains, हमें import करना पड़ा था। अब अमेरिका से फूड ग्रेन्स आ रहे थे, फॉरेन रिजर्व हमारा जा रहा था, अमेरिका का प्रेशर आ रहा था चेंज करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये सिचुएशन जो है वो प्रिवेल कर रही थी।
और इन सब के साथ जब इस तरह का सिचुएशन होगा कि हमें फॉरेन रिजर्व के बदले फूड ग्रेन्स हम ले रहे हैं और दूसरी कंट्री हमें प्रेशर डाल रही है, तो ऑब्वियसली प्राइस राइज हो रहा था, ठीक है। नॉट ओनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बट ऑल्सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक्सपोर्ट में भी कमी आई और इन सब के ये क्यों हुआ, क्यों हमारे एक्सपोर्ट में कमी आ रही है, क्यों हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, बिकॉज वी एक्सपीरियंस 2 सक्सेसिव वॉर विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years. तो दैट इज द रीजन आर एग्रीकल्चर आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, क्योंकि हमारा जो फोकस था वो इकोनॉमी से हट करके मिलिट्री पर चला गया, मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया, हमारे जो रिसोर्सेज थे उसको हमें डाइवर्ट करना पड़ा फ्रॉम इकोनॉमी टू मिलिट्री, है ना। तो दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम। इसके अलावे जो एक और चीज हम देखते हैं वो है कि इतना एक डिसीजन इंदिरा गांधी ने लिया और दैट डिसीजन वाज टू डिवैल्यूएट द इंडियन रूपी। एंड ये जो डिवैल्यूएशन उन्होंने किया, ऐसा माना गया कि ये डिवैल्यूएशन का मतलब अपने रुपीज, अपने जो करेंसी है, इंडिया की करेंसी रुपीज है, उसके प्राइस को कम करना, उसकी वैल्यू को डिवैल्यूएट करना, नीचे गिरा देना। तो ऐसा माना गया कि इंदिरा गांधी डिड दिस अंडर द प्रेशर ऑफ द यूएस वाज प्रेशराइजिंग इंडिया फॉर दिस एंड इंदिरा गांधी accepted that pressure and devaluation was done by Mrs. Gandhi. So what was the impact of devaluation? What we find that earlier one US dollar could be purchased for less than ₹5. मतलब $1 का वैल्यू ₹5 था, बट आफ्टर डिवैल्यूएशन व्हाट हैपेंड दैट द वैल्यू ऑफ $1 इंक्रीज टू मोर देन ₹7। मतलब पहले ₹5 दे के हमें $1 मिल जाता था, अब मोर देन ₹7 देंगे तब हमें $1 मिलेगा। तो दिस इज द डिवैल्यूएशन। इससे हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ी, ठीक है। तो ये चीजें हम फेस कर रहे हैं। इसके अलावे वन मोर थिंग वाज देयर कि अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। पूरी जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर हो चुकी थी, बहुत पीछे हम जा रहे थे। देयर वॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल एंड बिकॉज ऑफ दिस डिससेटिस्फैक्शन पीपल वर अडॉप्टिंग द पाथ ऑफ बंद्स एंड हड़ताल्स। फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें हो रही थी, बंद हो रहे हैं, हड़ताल हो रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट लोगों का हो रहा है, इन सब रीजन क्या था? रीजन था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बट द गवर्नमेंट वॉज नॉट सीइंग दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम द इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। इंस्टेड द गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग इट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वॉज नॉट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, द प्रॉब्लम वॉज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग, बर्न्स एंड हड़ताल्स एंड प्रोटेस्ट, है ना। बट गवर्नमेंट का अप्रोच ये था कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और इसके कारण फिर प्रोटेस्ट और भी बढ़ता गया, पॉपुलर अनरेस्ट जो था वो बढ़ता गया। और इसी में हम देखते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज थी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने भी एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया इक्वालिटी के लिए, है ना। और ये काफ़ी इसमें आगे भी जाते हैं, जैसे कि जो हमने पीछे के चैप्टर में जब 1962 के इंडो चाइना वॉर को देखा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ दैट वॉर वॉज देयर वॉज एन स्प्लिट इन CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज स्प्लिटेड, एंड नाउ वी सी दैट वन मोर न्यू ग्रुप जो है वो इसमें आ जाता है, और वो कौन सा? CPI-ML। CPI हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड ML इज फॉर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। और ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे ML, दे बिलीव्ड इन आर्म्ड रिबेलियन। वो पीसफुल वेज में नहीं बिलीव करते थे, बट दे बिलीव्ड इन आर्म्ड एग्रेरियन रिबेलियन, है ना। और उन्होंने पीजेंट्स के एजिटेशन को ऑर्गेनाइज किया, और इसी समय इंडिया में हिंदू मुस्लिम राइट्स भी कुछ होते हैं। तो दिस वॉज द सिचुएशन, दीज आर द कंडीशंस विच वर प्रिवेलिंग इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ 4th जनरल इलेक्शन। और इसी में हम एक चीज ये भी देखेंगे कि जो अपोजिशन थी उसको भी एक मौका मिला,
बिकॉज जब भी कंट्री में इस तरह का अनरेस्ट होगा तो दैट अनरेस्ट इज अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, ऑब्वियसली, है ना। अनरेस्ट है यानी कि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूलिंग पार्टी, तो द ऑपोजिशन इज देयर टू मेक यूज ऑफ दिस सिचुएशन एंड द सेम थिंग हैपेंड एट दैट टाइम ऑल्सो। जो अपोजिशन पार्टीज थे वो अपने आप, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना स्टार्ट किया कि गवर्नमेंट जो है वो प्रो पुअर पॉलिसीज को अडॉप्ट करे, पुअर्स के प्रॉब्लम पर ध्यान दे। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन द अपोजिशन स्टार्टेड टू रियलाइज दैट देयर इज नीड टू वर्क टुगेदर सो दैट जो अपोजिशन के वोट हैं वो वोट उनका डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हो। अगर हम अपोजिशन वाले एक साथ हो जाएंगे, ये चीज़ उसी समय से आ गई थी 67 से ही, कि अगर अपोजिशन वाले सब साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, तो कांग्रेस को जो फायदा मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारे स्टेट्स में, इन मेनी स्टेट्स इट हैपेंड दैट एंटी कांग्रेस फ्रंट्स वर फॉर्म्ड and the different political parties, they entered into electoral adjustment regarding sharing of the seats। तो ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और सबको ये लग रहा था कि इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस्ड है और इसका फायदा अपोजिशन जो है वो उठा सकता है। और इंटरनल फैक्शनलिज्म भी कांग्रेस में स्टार्ट हो गया था। जब तक नेहरू थे तभी भी फैक्शनलिज्म थी, बट उस समय जो फैक्शनलिज्म का मैनेजमेंट का जो तरीका था दैट वाज वेरी डेमोक्रेटिक एंड यूनिक मैनेजमेंट डन बाय पंडित नेहरू। बट नाउ इट वाज becoming very clear to the opposition that Congress is not able to manage the internal factionalism। So अब इसी समय में सोशलिस्ट लीडर आ जाते हैं, राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म का एक आइडियोलॉजी दिया, नॉन कांग्रेसिज्म का एक स्ट्रैटेजी, वी कैन से कि स्ट्रैटेजी दिया। और उनका ये कहना था कि कांग्रेस का जो रूल है वो हाईली अनडेमोक्रेटिक है and it is not according to the interest of the ordinary people, so there is need to end this rule of Congress, and that for that purpose, in order to get a democratic rule, in order to make the government pro poor, there is need of non congressism। हम लोग कांग्रेस के अगेंस्ट हम सब एक हुए हैं, and it's only for the democracy, not for lust of power। Lust of power is not there, it is for the democracy, it is for the poor people of the society। okay, तो ये हमारा पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लिखेंगे। यू मे नोट डाउन द क्वेश्चंस। ओके, ये हमारे क्वेश्चन है, इन्हीं तीनों क्वेश्चन का आंसर अब हम लिखेंगे, तीनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये देखो, इट डिपेंड्स, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको वो करना होगा। जो इंट्रोडक्शन होगा वो थोड़ा डिफर करेगा हर क्वेश्चन में, बिकॉज वही तो क्वेश्चन को आंसर को थोड़ा सा यूनिक बनाता है। तो अगर क्वेश्चन हमारा है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा था वो ये था कि एग्जामिन द मेजर चेंजेस दैट द कंट्री विटनेस्ड एट द टाइम ऑफ फोर्थ जनरल इलेक्शन इन 1967। तो इसमें जो हमारी पृष्ठभूमि तैयार होगी, जो इंट्रोडक्शन होगा वो होगा लाइक कि किस तरह से जो पहले के 3 इलेक्शंस थे उसमें कांग्रेस ने अपने डोमिनेंट पोजीशन को बना के रखा, लेकिन जो 1960s का जो ईयर आता है वो काफ़ी सारे चेंजेस लेकर अपने साथ आता है, और वही चेंजेस जो हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस विच द कंट्री विटनेस्ड एट द टाइम ऑफ 4th जनरल इलेक्शन। अगर क्वेश्चन है हमारा कि एग्जामिन द ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस प्रायर टू द 4th जनरल इलेक्शन ऑफ 1967, तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन इसमें भी वही होगा कि 1960 का जो डिकेड है वो जब स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग के साथ ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करने पड़ते हैं, जिसके कारण इसको
डेंजरस डिकेड के नाम से भी जाना जाता है. सो दीज आर द फॉलोइंग इकोनॉमिक, दीज आर द रीजंस फॉर द ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस दैट द कंट्री वाज फेसिंग इन द ईयर 1967. अगर इसी तरह से क्वेश्चन है कि व्हाई इज द डिकेड ऑफ 60s लेबल्ड एज डेंजरस डिकेड, तो देन योर आंसर शुड स्टार्ट की 50s तक में तो बहुत अच्छे से चल रहा था, एवरीथिंग वाज स्मूथ, सब सही था, बट 60 के स्टार्ट होते बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते. तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं हम लोग उसी को लिखेंगे. सबसे पहला, द कंट्री witnessed two war within a period of है ना 3 years के पीरियड में 2 वॉर. पहला 1962 इंडो चाइना एंड 1965 इंडो पाकिस्तान. इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह वॉर, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये वॉर के बारे में आपको मेंशन करना है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना. सेकेंड पॉइंट जो हमारा होगा वो है डेथ्स ऑफ 2 sitting prime ministers. Nehru and LBS. Then third हम लेंगे decrease in agricultural output. क्या डिक्रीज आया एग्रीकल्चरल आउटपुट में, क्यों आया? बिकॉज ऑफ मॉनसून फेलियर, है ना, ड्राफ्ट लाइक सिचुएशन हो गई, फूड शॉर्टेज के कारण हमें इंपोर्ट करना पड़ा, जिसके कारण इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स decrease in foreign exchange, then next point, decrease in industrial output. Decrease in industrial output. Why it was decreased? Because of because of increased military expenditure, है ना. Why it was increase in military expenditure? Because of war. ठीक है. इसके बाद हम लिखेंगे inflation and unemployment led to बंस एंड हड़ताल, है ना. Then opposition became very active. इसमें हम नॉन कांग्रेसिज्म देंगे.
बाय लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने जो नॉन कांग्रेसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया वो हम देंगे। सो ये आपका पूरा आंसर बनता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें चीजें जो हैं वो किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। And now there is another question like who signed the Tashkent Agreement and when? So Tashkent Agreement was signed after the War of 1965, and this after this War of Indo-Pakistan, we see that there was an agreement between Lal Bahadur Shastri and General Ayub Khan on 10th of January 1966. This happened in Tashkent, which was in USSR, and at present it is this Tashkent is the capital of Uzbekistan. ठीक है, तो यहाँ वहाँ पर साइन होते हैं इन दोनों के बीच में, और उसी के साथ ये वॉर जो है वो एंड हो जाता है। सो द क्वेश्चन इज who signed the Tashkent Agreement and why? So the answer is Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistani President जनरल अयूब खान। ये ताशकंद में हुआ जो कि अभी यूएसएसआर में है, और ये हुआ आपका कब हुआ? 10 जनवरी 1966। ओके, एंड नाउ वी विल सी अदर क्वेश्चंस लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज now the next question is what was the main reason behind the split in Congress in 1969? This is a 1 mark question, so you have to write only one reason, and the reason is conflict and tension between the leaders of the Congress, like syndicate के जो leaders थे और इंदिरा गांधी के बीच में जो conflict आ गया था, बस उसको आपको बताना है। Okay, so the question is what was the main reason behind the split in Congress in 1969? This type of question is very important to understand, because the question is only about main reason. You don't have to write all the reasons or any of the reasons, any one reason. No, you have to write the main reason. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, और ये ऑल इंडिया 2011 में आया है। 1 मार्क ऑल इंडिया 2011, और इसमें जो आपका आंसर होगा वो यही होगा कि देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट, द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी। ओके, द factional rivalry between syndicate and Indira Gandhi. This is the main reason, है ना? And now we will see next question.
what does Ayaram Gayaram stands for the Indian politics? This question came in the year 2011 Delhi कि what do you mean by Ayaram Gayaram? जो हमने पढ़ा था Ayaram Gayaram के बारे में, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है जो किस तरह से लॉयल्टी चेंज हो रहे थे, डिफेक्शन हो रहा था, और जो लेजिस्लेटर्स थे वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपनी पार्टीज चेंज कर रहे थे। ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। और इसमें जिस पर्टिकुलर एमपी थे जिनकी बात हुई है, जिसके बारे में ये इस तरह का कहा गया आयाराम गयाराम, दैट इज अबाउट दैट गयालाल। ठीक है, गयालाल जो कि एमएलए थे हरियाणा में, और 1967 के इलेक्शन के बाद उन्होंने एक फोर्टनाइट में 3 बारी अपनी लॉयल्टी चेंज की थी, एंड उन्हीं के समय से इसको एक नया टर्म दिया गया आयाराम गयाराम का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज व्हाट डज आयाराम गयाराम Ayaram Gayaram stand for the Indian politics? It's a 2-mark question, and it came in Delhi 2011. And it describes the practice of frequently changing loyalty and the practice of defection among the legislators. So this is all for today.